हाय एस्पिरेंट, मैं हूँ शामिया और स्वागत करती हूँ आपका ब्रेनिक आइस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया था। इसके बाद का जो टॉपिक था वो था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा राइज ऑफ रीजनल पावर। तो आइए इसको समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही जो मुगल एम्पायर होता है औरंगज़ेब के बाद वो क्या होता है, वीक होता है। तो जितने भी नेक्स्ट मुगल रूलर होते हैं वो वीक होते हैं। वीक किस सेंस में वीक होते हैं? वो अपनी जो योग्यता होती है, अब कोई इंसान जनजात तो योग्य नहीं होता है, उसको अपनी योग्यता सीखनी पड़ती है और उसको सिद्ध करनी पड़ती है। तो जितने भी नेक्स्ट मुगल रूलर थे वो अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें वीक कंसिडर किया जाता है। तो अब जितने भी मुगल जो रूलर थे वो वीक थे। तो अब ये जो क्या था, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कैसी थी, वो भी वीक थी। अगर सेंट्रल अथॉरिटी वीक है तो ये जो सबॉर्डिनेट्स रूलर्स होते हैं या सबॉर्डिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो ये क्या करते हैं, ये क्या चाहते हैं, अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब जो एम्पायर में कामकाज हो वो इनकी मर्जी से हो। जैसा किसने किया, सैयद ब्रदर्स ने किया। अब वो धीरे धीरे क्या इतने पावरफुल हो गए थे कि वो क्या किंग मेकर्स बन गए थे। अब धीरे धीरे ये जो सबॉर्डिनेट्स हैं ये अपनी पावर्स बढ़ाने लगे और ये जो मुगल एम्पायर था वो क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेट होने लगा और छोटे छोटे रीजनल पावर्स क्या होने लगे, इमर्ज होने लगे। 18वीं सेंचुरी में क्या स्थिति होती है भारत की, वो अब हम समझते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, भारत में जब बड़े बड़े जो साम्राज्य थे जैसे लाइक गुप्ता, मौर्य और मुगल्स, जब ये टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो छोटी छोटी जो रीजनल्स पावर होती हैं वो क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं। जब रीजनल पावर इमर्ज होती हैं तो उस एरिया का ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि रिलीजनली एंड कल्चरली भी क्या होते हैं, उस एरिया में चेंजेस आते हैं। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर्स थे वो काफ़ी वीक थे, वो अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाए और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कैसी थी, वीक थी। तो जितने भी सब ऑर्डिनेट्स जो थे, रूलर्स या मिनिस्टर थे, तो वो क्या चाहते थे कि अब उनकी सत्ता चले और उनके अकॉर्डिंग जो राजा हैं वो उन क्या करें, फैसले लें। और नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, उनका क्या एक ग्रुप बनता चला गया था। वो क्या चाहते थे कि जो राजा है वो हमारे अकॉर्डिंग चले ताकि उनको क्या मिले, पॉलिटिकली बेनिफिट्स मिले। इसी तरह से जैसे हमने देखा था, कौन थे, सैयद ब्रदर्स। धीरे धीरे वो नोबल से इतने पावरफुल बन गए थे कि वो क्या किंग मेकर्स बन गए थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, जब बड़े एम्पायर्स टूटे हैं, जैसे कि मुगल एम्पायर हो गया, गुप्त एम्पायर हो गया या फिर मौर्य एम्पायर हो गया, तो छोटे छोटे जो रीजनल पावर्स हैं ना वो इमर्ज हुई हैं। जब जब रीजनल पावर्स आई हैं, पॉलिटिकली के साथ साथ क्या रीजनल एंड कल्चरल चेंजेस भी एरिया में देखे गए हैं। तो अब 18वीं सेंचुरी में इंडिया का क्या हाल था, अब हम वो देखते हैं। अब जब ये मुगल एम्पायर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इसमें 3 टाइप के क्या रीजनल क्या बने, स्टेट्स बने। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। सबसे पहला तो क्या, सक्सेसर, ठीक है। सेकंड, न्यू स्टेट्स बने एंड थर्ड जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट बने। अब इनका क्या मतलब, देखो, सक्सेसर स्टेट से क्या मतलब है कि कोई एरिया जो था वो क्या मुगल एम्पायर का पार्ट था। जैसी मुगल में जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हुई तो इन्होंने क्या कर लिया, खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो मुगल्स थे उनसे कभी अपना नाता नहीं तोड़ा, उनको नॉमिनल हेड बना के रखा, मतलब उनकी जो सोवरेनिटी थी उसको कभी चैलेंज नहीं किया। तो ये कौन कौन से थे, ये थे बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। तो ये क्या कहलाए, सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट इस टर्म्स में कि ये कभी मुगल एम्पायर था उसका पार्ट हुआ करते थे। जैसी सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, मुगल एम्पायर से अपना नाता तोड़ना चालू कर दिया और धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो गए। पर इन्होंने कभी मुगल सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया। इन्होंने बोला कि जो मुगल्स हैं वो हमारे मतलब क्या रहेंगे, नॉमिनल हेड रहेंगे, उनके नाम का हम खुतबा भी पढ़ेंगे और अगर चाहें तो थोड़े टैक्सेस भी हम उनको दे सकते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज हुए ये कौन से थे, ये बंगाल, अवध एंड हैदराबाद थे। अब जो न्यू स्टेट फॉर्म का क्या मतलब, जो कभी मुगल एम्पायर में पार्ट नहीं थे या मुगल एम्पायर में थे ही नहीं। जब मुगल एम्पायर टूटा तो इन्होंने अपने लिए एक एरिया लिया और उसमें अपना अलग क्या साम्राज्य बनाया। तो ये क्या थे, न्यू स्टेट्स थे। मतलब क्या थे
जैसे कि ये मुग़ल एम्पायर है फॉर एग्जांपल, तो इन्होंने अपना ये एरिया डिसाइड किया और यहाँ से उसको तोड़ा और अपना क्या किया, एक नया साम्राज्य बनाया। तो ये स्टेट्स कौन कौन से थे, तो ये थे मराठा, जाट एंड सिख। ये कभी मुग़ल एम्पायर का पार्ट नहीं थे। जब मुग़ल एम्पायर टूटा तो इन्होंने अपने क्या किए, एक न्यू स्टेट्स बना लिए। ओके, अब आते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट पे। इस कैटेगरी में वो राजा आते थे जो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे ही क्या थे, इंडिपेंडेंट। मतलब मुग़ल एम्पायर इनके ऊपर राज तो करता था लेकिन नॉमिनल फॉर्म में, है ना। इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें राजपूत, मैसूर एंड केरला। जैसा कि आप सब जानते हैं, अकबर के टाइम से ही राजपूत अंडर तो थे, मतलब मुग़ल एम्पायर के, लेकिन वो अपना स्वतंत्र राज कर रहे थे कि आपका एरिया है, आप यहाँ पर राज करिए, बट अब जो सुप्रीम कौन होगा, वो मुग़ल एम्पायर होगा। ओके, तो ये क्या थे, हमारे रीजनल स्टेट्स थे जो इमर्ज हुए थे, और ये 3 पार्ट में डिवाइड हुए थे, सक्सेसर, न्यू स्टेट एंड इंडिपेंडेंट। सक्सेसर जो मुग़ल एम्पायर का पार्ट थे, बाद में जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हुई, तो ये क्या, इंडिपेंडेंट हो गए। इसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद आए। ये कभी मुग़ल एम्पायर का पार्ट नहीं थे। जब ये मुग़ल एम्पायर वीक हुआ तो ये डिसइंटीग्रेट होकर अपना एक एरिया चूज़ किया और वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट राज स्थापित किया, जस्ट लाइक मराठा, जाट एंड सिख। अब जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे ये क्या थे, ये मुग़ल रूल के अंदर थे, बट ये इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, और इनका जो सुप्रीम होता था वो होते थे मुग़ल एम्परर जो होते थे। इसमें राजपूत, मैसूर और केरला जैसे स्टेट शामिल हैं। ये आप रीड कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुग़ल एम्पायर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुआ था हम देखते हैं। तो यहाँ का जो एरिया था ये सिख में डिवाइड हुआ। यहाँ पे सिख एम्पायर ने रूल किया। यहाँ पे जाट, ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता ही है राजपूत, यहाँ अवध, ये पूरा बंगाल, एंड यहाँ हैदराबाद, ये केरला, यहाँ मराठा, और ये अपना मैसूर। जो मुग़ल एम्पायर था उसका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये जो रीजनल पावर्स हैं ये क्या हुई, इमर्ज हुई। ये जो फ्रंटियर साइड था यहाँ पे सिख ने रूल किया, यहाँ पे जाट, ये अवध, ये बंगाल, यहाँ से हैदराबाद का इमर्जेंस हुआ, ये केरल, मैसूर, मराठा एंड राजपूत। ये रीजनल पावर्स क्या हुई, अब इमर्ज हुई। अब ये जो रीजनल पावर्स चल रही थी, बट इसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाना चालू किया, क्योंकि जो मुग़ल एम्पायर था वो काफ़ी पावरफुल एम्पायर था, वो अब वीक हो चुका था, और जो रीजनल पावर्स थी वो इमर्ज हो रही थी। अब ये जो रीजनल पावर्स इमर्ज तो हो रही थी, बट ये अब एक दूसरे से क्या था, इनका कॉन्फ्लिक्ट था। इसका कॉन्फ्लिक्ट इससे, इसका कॉन्फ्लिक्ट इससे। तो एक क्या थी, एक यूनिटी जो थी भारत में वो उस टाइम नहीं थी। तो 18th सेंचुरी में क्या थी, लैक ऑफ यूनिटी थी। ठीक है, अब ये जो लैक ऑफ यूनिटी थी इसका फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाया। कैसे, अपनी नीतियों से, है ना। और बस इनका एक ही एम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी भारत से हम क्या करें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, अब प्रॉफिट के साथ साथ इनकी नज़र किस पे भी पड़ गई थी, भारत की पॉलिटिक्स पे भी। तो इन्होंने अब जो रीजनल स्टेट्स थे इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चालू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें एलिमिनेट करते जा रहे थे और उनका एरिया कैप्चर करके अपनी पावर बढ़ा रहे थे। अब जैसा कि आपने यहाँ देखा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लैंड से तो आई नहीं थी, वो कहाँ से आई थी, सी रूट से आई थी। तो यहाँ जो कोस्ट है ये आप देखिए, डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर का क्या है, राज है। अब डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर का राज है तो इस यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन भी होगा। ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ से ट्रेड ज़्यादा हो, ये चाहेंगे हमारे यहाँ से ट्रेड ज़्यादा हो, ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ से ज़्यादा ट्रेड हो। तो इनमें जो था, इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी था एक तरीके से, और राज्य विस्तार भी करना चाहते थे, एक दूसरे का एरिया भी ये कैप्चर करना चाहते थे। तो एक यहाँ पे भी कंपटीशन था और यहाँ पे भी कंपटीशन था। अब ये जो कंपटीशन था इनका फ़ायदा उठाया यूरोपियन कंपनीज़ ने। फॉर एग्जांपल मान लिए ये मैसूर है। अब मैसूर में कौन गई, मैसूर में गई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गई। यहाँ से इन्होंने क्या ली, परमिशन ली कि हम आपके यहाँ ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो अब मैसूर ने इसको परमिशन दी थी कि आप हमारे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया की जो कंपटीशन वाली कंपनी है, जस्ट लाइक है डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है, ये क्या चाहेंगे, जैसा फ्रेंच ने अपना मैसूर में दबदबा बनाया है, हम भी अपना दबदबा कहाँ बनाएं, दूसरे इस पे बनाएं।
तो अब ये कहाँ जाएंगे, जो अवध का कंपटीशन होगा जस्ट लाइक मराठा या हैदराबाद, ये ऐसे स्टेट्स में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रेड की परमिशन लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपना ट्रेड करेंगे। अब ये ट्रेड कर रहे हैं, साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, अपनी नीतियों से ये जो रीजनल स्टेट्स है इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी है ना रणनीतियाँ बन रही हैं कि ये आप पर अटैक कर सकते हैं या फिर ये आपका एरिया कैप्चर करना चाह रहे हैं या फिर ये जो आपका ट्रेड चल रहा है यहाँ से उसके ऊपर है ना धीरे धीरे अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये इनकी कुछ षड्यंत्रकारी नीतियाँ थी जिनसे क्या हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था रीजनल स्टेट्स में ये और बढ़ गया। पहले से ये जो राज्य थे वो अपना राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। अब इनको क्या लगा कि ये राज्य विस्तार करने के साथ साथ इनका जो एरिया भी था वो भी खतरे में है। तो जो रीजनल स्टेट्स थे ये ब्रिटिश की जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं उसमें ये क्या आ बैठे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं जो आपका पड़ोसी राज्य है वो आप पर हमला करना चाह रहा है, तो आप क्या करें कि जो आपकी आर्मी है वो पुरानी है ना, मतलब पुराने ढंग से काम करती है, तो क्यों ना आप ऐसा करते हैं कि हमारे साथ संधि करें। हम आपको क्या देंगे, बेटर डिसिप्लिन आर्मी देंगे, बेटर वेपन देंगे, ठीक है, और आपका जो आर्मी का खर्चा है जो आ रहा है वो खर्चा भी बचेगा, आपको आर्मी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, जब आपको वॉर के टाइम नीड होगी तो ये आपको आर्मी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन्होंने सोचा ये जो ऑफ़र है ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे आर्मी बड़ी होती थी तो उनका खर्चा बहुत होता था, मतलब राजस्व का एक भाग सिर्फ आर्मी को मेंटेन करने में चला जाता था। तो राजा ने सोचा क्यों ना, हमें ज़रूरत के टाइम पे आर्मी मिल ही रही है तो फिर क्यों जब हमें आर्मी की ज़रूरत नहीं होती तो हम उसका खर्चा भाड़ा क्यों उठाएं और क्यों ही उनको सैलरी पे करें। तो ये जो रीजनल स्टेट थे इस लालच में आ गए। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो रीजनल स्टेट्स थे इनकी आर्मी ख़त्म कर दी और अपनी आर्मी को वहाँ पे क्या कर दिया, डिप्लॉय कर लिया। अब ये जो पूरी नीति थी इसको आप सब जानते हैं, इसको सहायक संधि और हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी अलायंस। और धीरे धीरे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस ये जो रीजनल स्टेट्स है इनसे मतलब साइन करवा लिया। बट अब सबको पता है कि हेल्प एक्चुअली हुई किसकी थी, रीजनल स्टेट्स की या ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने अपना एक कुटिल जो चाल थी वो यहाँ चल दी और जो रीजनल स्टेट्स थे वो उनके झांसे में आ गए। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मराठा से भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली, बंगाल से भी कर ली, मैसूर से भी कर ली, हैदराबाद से भी कर ली कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको आर्मी दे देंगे, आपको अपनी आर्मी मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो रीजनल स्टेट्स थे उनको ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वॉर होता था तो अब इन्होंने सबसे अलायंस साइन करवा रखी थी। तो अब ये जो मराठा, फॉर एग्जांपल मराठा एंड बंगाल में हुआ, बंगाल बोलता था कि आप किसकी साइड से दे रहे हैं, अगर आप इन्हें आर्मी देंगे तो फिर हमें क्या देंगे। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये क्या कहती थी कि हमने आपके लिए अलग आर्मी रखी है और इनके लिए अलग आर्मी रखी है, हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वॉर होता था तो ये किसी को भी सपोर्ट नहीं करते थे और ये जो स्टेट्स थे वो आपस में लड़कर ख़त्म हो जाते थे और ये उनका एरिया क्या कर लेते, धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर लेते थे। अब हम पढ़ते हैं जो रीजनल पावर है बंगाल। बंगाल में 18th सेंचुरी में क्या बंगाल की हालात थे, एक तो ये इंडिया के ईस्टर्न साइड था, दूसरा इसमें क्या थी, कोस्ट लाइन भी थी, ठीक है, जहाँ से क्या होता था, ट्रेड होता था। एंड इसके साथ साथ ट्रेड भी कैसा होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। अब ट्रेड हो रहा है तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, तो इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था, यहाँ पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका क्या था, दुआब था, उसकी जो सहायक नदियाँ थी यहाँ पे क्या फैली हुई थी और इस एरिया को क्या सिंचित करती थी। अब इससे क्या मतलब फ़ायदा, तो यहाँ पे जो था वो एग्रीकल्चर क्या था, सरप्लस में था, ठीक है। एग्रीकल्चर सरप्लस में है तो ट्रेड क्या होगा, ऑब्वियसली बेटर और अच्छी कंडीशन में होगा। तो उस टाइम पे बंगाल बहुत ही समृद्ध एरिया था। जब ये मुग़ल एम्पायर का पार्ट था, कहते थे कि अगर जब पूरे इंडिया से जब टैक्स कलेक्ट करके आता था तो जितना भी रेस्ट ऑफ इंडिया है उसका टैक्स अलग और बंगाल का टैक्स अलग, क्योंकि बंगाल से इतना टैक्स कलेक्ट करके जाता था, ये इतना समृद्ध एरिया था, इतना टैक्स कलेक्ट होकर जाता था, तो ये मुगल्स के लिए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था। बट जैसे ही मुग़ल की सेंट्रल जो पावर थी वो वीक हुई तो यहाँ के जो है मुर्शिद कुली खान, जो वहाँ के क्या थे, दीवान थे,
धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सेंट्रल पावर है जो मुग़ल की वो वीक हो रही है, और इन्होंने 1717 में क्या किया, बंगाल को मुग़ल एम्पायर से अलग करना चालू कर दिया, और धीरे धीरे ये क्या बन बैठे, बंगाल के नवाब बन बैठे। मतलब देख रहे हैं कि पहले ये दीवान थे, धीरे धीरे से इन्होंने देखा कि बंगाल एक समृद्ध एरिया है, यहाँ से टैक्स काफ़ी कलेक्ट होता है, तो इन्होंने धीरे धीरे टैक्स देना कम कर दिया। ठीक है, फिर बिल्कुल ही पहुँचाना बंद कर दिया, एंड इवेंचुअली इन्होंने कह दिया कि अब हम टैक्स नहीं देंगे, हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट है और अब मैं हूँ बंगाल का नवाब। अब बंगाल में नवाब की बात की जाए तो सबसे पहले कौन आए, मुर्शिद कुली, है ना। इन्होंने क्या किया, बंगाल को कैप्चर करके अपनी उस पर नींव रखी। दैन इसके बाद आते हैं शुजाउद्दीन, फिर इसके बाद आए शुजाउद्दीन, फिर एक जो इम्पोर्टेंट नवाब जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो हैं अलीवर्दी खान। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, इन्होंने देखा कि बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना दबदबा बना रही है। पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के टाइम पे क्या मिला था फरमान कि आप मुग़ल टेरिटरी में ट्रेड कर सकते हैं। बट अब 1717 के टाइम पे जो फ़र्रुखसियार थे, उन्होंने क्या कह दिया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ट्रेड तो कर सकती है, लेकिन अब फ्री ट्रेड कर सकती है। मतलब मुग़ल टेरिटरी में अब उसको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री ट्रेड करेगी। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेड करेगी तो जो उनके गुड्स की प्राइस होगी वो क्या होगी, कम होगी, और ये जो लोकल ट्रेडर्स हैं ये अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी जो प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी। तो आप सबको पता है जिसकी प्राइस कम होगी तो उसके कस्टमर्स ज़्यादा होंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, उसका जो ट्रेड था वो फ्लरिश कर रहा था। जो लोकल रूलर थे इनका जो ट्रेड था वो नीचे दिन ब दिन गिरता जा रहा था। ये अलीवर्दी खान ने देखा तो उनको क्या लगा कि अगर इस तरीके से रहा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी जो डोमिनेंस बढ़ा रही है मार्केट में वो इतनी पावरफुल कर लेगी कि लोकल जो रूलर्स हैं, मतलब जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको सपोर्ट करना चालू करा, यह ताकि उन्हें क्या मिले, फेयर चांस मिले ट्रेड के लिए। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो अपनी मनमानी चला रही थी, डोमिनेंस चला रही थी बाज़ार में, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या पॉलिसीज़ लाई। अब ये जो पॉलिसीज़ लाई तो ब्रिटिशर्स चिढ़ गए कि ये मतलब कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा, हमें तो फरमान मिला हुआ है। क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिला था, लेकिन इसके जो एम्प्लॉयज़ थे, ऑफिसर्स भी थे, वो क्या खुद की उस फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे और अपना एक और साइड बिजनेस चला रहे थे, जिससे लोकल रूलर्स को तो और ही ज़्यादा क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो अब ये बिल्कुल चिढ़ गए। तो इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ अब ऐसा करना पड़ेगा कि बंगाल के नवाब हैं ये क्या हो, इनकी जो पावर हो वो कम हो और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपनी डोमिनेंस वापस से ला पाए। तो यहाँ पे जो दूसरी तरफ नवाब हैं वो क्या कर रहे थे, लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, और जो ऑफिसर्स थे जो फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे तो वो क्या करने लगे थे, बंगाल में उनको पकड़ के प्रिजन में डालने लगे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल बौखला गई, इस तरीके से तो हमारा ट्रेड नहीं चल पाएगा, और वो चाहते थे कि सिर्फ इंडिया में क्या हो, उनका डोमिनेंस हो। तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी बंगाल में रेसिडेंशियल एरिया जो था उसको क्या करने लगे, फोर्टिफाइड करने लगे। अब जो बंगाल के जो रूलर्स थे उन्होंने बोला कि आप हमारे एरिया में आ फोर्टिफाइड कैसे कर सकते हैं, आप मतलब अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से। तो जो बंगाल के नवाब होते हैं वो यहाँ पे क्या घेराबंदी डालते हैं, वहाँ के जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन पर अटैक करते हैं और बहुत सारे लोग ब्रिटिशर्स को मार देते हैं। बट अब क्या होता है कि कुछ ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो बच जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, एक रूम में बंद कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, बिल्कुल खिड़की कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा झरोका होता है बस ऊपर से, और इसमें काफ़ी सारे छोटे से रूम में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मर जाते हैं, किससे, सफोकेशन से। अब ये बात पता चलती है किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। तो अब वो आता है बंगाल में और अपनी क्या करना है, कॉन्स्पिरेसी करना चालू कर देता है। तो वो बड़ा गुस्से में आता है और उसको लगता है कि अब हम क्या करेंगे, नवाब पे अटैक करेंगे। लेकिन वो बंगाल आके देखता है कि नहीं, नवाब भी इतना कमज़ोर नहीं है कि हम उस पर डायरेक्टली अटैक करें और हम जीत जाएं। तो ये क्या करता है, अब कॉन्स्पिरेसी करना चालू कर देता है। तो जो नवाब के मतलब मिनिस्टर्स में एक होते हैं, जो मीर जाफ़र होते हैं, उनके साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है के नवाब पे हमला कर देते हैं। अब क्या होता है, ये जो ब्रिटिशर्स और नवाब की फ़ोर्स आमने सामने होती हैं। ब्रिटिशर्स फोर्स हैं, ये नवाब की फ़ोर्स हैं। लेकिन अब होता क्या है
कि जो मीर जाफ़र होते हैं ये जाके ब्रिटिश से मिल जाते हैं और ब्रिटिश इनको क्या बोलते हैं कि आप हमारा साथ देंगे तो हम अगला नवाब आपको बनाएंगे। तो जो नवाब की फ़ोर्स होती हैं वो आधी फ़ोर्स चली जाती है ब्रिटिशर्स के पास, जबकि नवाब की जो फ़ोर्स थी वो 3 गुना बड़ी थी ब्रिटिशर्स के कंपेयर में। लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाते हैं। अब इनको कॉन्स्पिरेसी का पता चलता है तो ये क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन इनको पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये कहानी किसकी थी? शुजा-उद-दौला की। अब हम आते हैं किस पे? मीर जाफ़र पे। अब मीर जाफ़र को क्या नेक्स्ट नवाब बनाया जाता है। जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं वो कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करा लेती है कि आप हमें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या करेंगी? सपोर्ट करेंगे और हमें ट्रेड में हमारा क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, मीर ज़फ़र को रियलाइज़ होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी चला रही है और नवाब जो हैं उनकी सुन नहीं रही हैं। तो अब इनको क्या लगता है कि नहीं, मैं नवाब हूँ, मुझे अपना अथॉरिटी चलानी पड़ेगी। अब क्या होता है कि जैसे इनको लगता है कि ये जो मीर ज़फ़र हैं इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं और इनको जो ट्रेड है उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो इनको क्या कर देते हैं? डिपोज कर देते हैं। और जो नेक्स्ट रूलर है वो बनाते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम बनते हैं नेक्स्ट रूलर। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये जिस तरीके से बंगाल में सिचुएशन चल रही थी तो ये सोचते हैं कि मैं अभी जो ब्रिटिश डोमिनेंस कहाँ चल रही है, मुर्शिदाबाद में, उससे थोड़ा शिफ्ट होके अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट करके कहीं दूर चला जाता हूँ, ताकि जो ब्रिटिश डोमिनेंस है उससे क्या हो, थोड़ा बचा जा सके और अपनी जो पावर है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये अपनी कैपिटल मुंगेर में शिफ्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, मुंगेर में ही शिफ्ट कर लेते हैं, ब्रिटिश की डोमिनेंसी से थोड़ा बाहर चले जाते हैं। और अब जैसे ब्रिटिश बोलते थे कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, या आप हमें इतना पे करेंगे, या आप हमारी जो ट्रेड है उससे में टैक्स नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगा था, ये अब ब्रिटिशर्स की बात कम मानने लगे थे। लोकल ट्रेडर्स थे उनको भी अब इन्होंने क्या परमिशन दे दी थी कि आप भी ब्रिटिशर्स की तरह फ्री ट्रेड करें। इस बात पर ब्रिटिशर्स इनसे बहुत चिढ़ जाते हैं। अब इनको समझ में आने लगता है कि ये जो मीर कासिम है ये भी इनके अकॉर्डिंग रूल नहीं कर पाएंगे, ये इनके बिजनेस के लिए खतरा हो सकता है। तो अब ये एक और कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं और क्या होता है, इवेंचुअली होता है बैटल ऑफ बक्सर। पहले क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? शुजा-उद-दौला और ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें मीर जाफ़र ने क्या किया था, धोखा दिया था शुजा-उद-दौला को और रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल गया था। ठीक है, वो क्या था? बैटल ऑफ प्लासी था। वहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना भूल गई थी, तो मैं अब कर रही हूँ यहाँ मेंशन। अब ये जो होता है मीर कासिम और ब्रिटिश फोर्स जो होती है इनके साथ होता है बैटल ऑफ बक्सर। अब जो बैटल ऑफ प्लासी है उसको बोला जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भारत में अपनी नींव किस बैटल के बाद रखी थी, तो उसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मतलब ब्रिटिश शक्ति की स्थापना कब हुई थी, किस बैटल के बाद हुई थी, तो वो होगा बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी में इन्होंने नींव रखी और बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद ये भारत के हुक्मरान बन गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो युद्ध बंगाल के नवाब के साथ हुआ तो भारत के हुक्मरान कैसे बन बैठे, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। अब मान लिए ये ब्रिटिश फोर्स हैं, बंगाल के नवाब हैं मीर कासिम, ये उनकी फोर्स है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जो मीर कासिम हैं ये जो अवध के रूलर्स होते हैं उनसे भी क्या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, प्लस शाह आलम टू जो उस टाइम पे मुग़ल रूलर होते हैं उनकी भी हेल्प मांगते हैं। उस टाइम पे भले ही जो मुग़ल शक्ति थी वो काफ़ी वीक थी, लेकिन भारत के शक्ति का प्रतीक चिन्ह कौन होता था, तो वो मुग़ल रूलर ही होता था। भले ही उनकी शक्ति काफ़ी वीक हो गई हो, लेकिन भारत का राजा कौन कहलाता था उस टाइम पे? मुग़ल एम्परर कहलाते थे। तो अब इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस होती हैं इनमें बैटल होता है और ये इवेंचुअली क्या होता है, ये हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने किसको हराया था? भारत के राजा को हराया था। तो इन्होंने किसको हराया था? भारत के राजा को हराया था और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। अब दिल्ली जिसकी, भारत पे राज उसका। तो अब दिल्ली किसकी हो गई थी? ब्रिटिशर्स की हो गई थी। तो इसलिए अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थी वो इंडिया के हुक्मरान बन बैठे थे। तो बस आज की कहानी यहीं तक थी, ये आप आगे रीड कर लीजिएगा। ये मैंने आपको सब पढ़ा है, मीर जाफ़र, मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर। बस आज के लिए इतना ही। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनिकाई।